ओब्रायन, जो कि टीएमसी के बहुत जाने माने और कद्दावर नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका ट्वीट है और थोड़ी देर पहले का है, आधे एक घंटे पहले का है, आज ही का है। वो लिखते हैं टैक्स कलेक्शन अप बाय 103%, प्लान एक्सपेंडिचर इन बंगाल अप बाय 212%, GSGDP up by 123%, cap expenditure up by 616%, Bengal growing 1.5 times faster than India। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। यहां तो डायरेक्ट साहब कह रहे हैं कि कमाल हो गया, 103% टैक्स बढ़ गया डिमोनेटाइजेशन के कारण। वहां दीदी जो है सड़कों पर आंदोलन कर रही है कि डिमोनेटाइजेशन के कारण इंडिया ध्वंस हो गया। तो आज जो हमारे विरोधी थे वो खुद ट्वीट कर करके टैक्स कितना उनका बढ़ गया, उनका कितना जीडीपी बढ़ गया, इसका श्रेय ले रहे हैं। यह श्रेय तो मोदी जी का है ना, डिमोनेटाइजेशन जो उन्होंने किया है। मैं शोभा जी इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन संबित पात्रा, मतलब ये नोटबंदी का ही असर है कि आप विरोधियों का सुर जो है उसमें अपने सुर मिला रहे हैं, और वहीं आईएमएफ जैसी संस्था भी है जो कह रही है कि जो विकास दर है वो 7.6 से घटकर 6.6 रह जाएगा, प्रोजेक्शन तो घटा रहे हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं, गिरावट आ गई है। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, पहली बात तो है विरोधियों के स्वर में स्वर नहीं मिला रहे हैं। विरोधी जो हमारे स्वर के खिलाफ बोल रहे थे अब वो हमारे स्वर में स्वर मिला रहे हैं, ये बता रहा हूं। मेरे ख्याल से मुझे पूछा गया है, उसके बाद जब आपसे पूछेंगे मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। नंबर टू वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। जी संबित, पार्लियामेंट में भी ऐसे ही करते हैं। दूसरी बात देखिए, आईएमएफ की जहां तक बात कही, आईएमएफ ने कहा कि इनिशियल पेन होगा, हो सकता है ट्रांजिएंट जीडीपी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा। आईएमएफ ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत 20 वर्षों तक 2020 तक इंडिया वर्ल्ड को लीड करेगा जीडीपी में। जीडीपी में इंडिया चाइना से आगे जाएगा, आज चाइना नीचे है, इंग्लैंड से आगे जाएगा, आज इंग्लैंड नीचे है। और किस प्रकार से पूरे विश्व का, जो हम विश्व गुरु कहते हैं, जीडीपी और ग्रोथ में इंडिया बनेगा, ये तो आईएमएफ ही कह रही है ना। तो स्वाभाविक रूप से ये फायदे हैं। शोभा जी, क्या कांग्रेस में दूरदर्शिता की कमी यहां पर देखने के लिए मिल रही है कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में सरकार बार बार बता रही है, आप लोग वो देख पाने में असमर्थ हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तो बात तब होगी ना जब आज हम जिंदा रहेंगे। आज हमारा पूरा, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखिए, छोटे कारोबार देखिए, सब कुछ ठप हो चुके हैं इस देश में। जहां संवित जी के पार्टी चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में कहती है कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आज हालत यह है कि लाखों बेरोजगार हो चुके। नए रोजगार तो छोड़िए, जो रोजगार से लगे थे लाखों लोग गांव की ओर पलायन कर गए हैं शहरों से। और वो जो फिर से कहूंगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर जिस मनरेगा को ऐतिहासिक भूल बताया था, भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल बताया था मनरेगा को, आज मनरेगा के तहत कितना रोजगार जनता मांग रही है, क्योंकि वो बेरोजगार है। कुल मिला के जो संबित जी कह रहे हैं कि चाइना आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया, हमसे आगे चला गया, तो हम चल रहे थे पीछे चला गया। आप सुन तो लीजिए जी। जिस तरह से संबित जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ना बिल्कुल। जिस तरह से संबित जी बोल रहे हैं, जो 3 कारण दिए गए थे डिमोनेटाइजेशन के, कि ब्लैक मनी, आतंकवाद और नकली करेंसी। तो नकली करेंसी का तो ये बदला जिसका आप जिक्र करिए, हम संबित से जानेंगे ये नैरेटिव में इतने बदलाव क्यों हुए। लेकिन कारण दिए गए थे जब प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को घोषणा करी, ये 3 कारण दिए गए थे। अभी ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि ब्लैक मनी को कैसे ये काउंटर करेंगे। जो जितना डिमोनेटाइज करा था 86% करेंसी, करीब उसकी 97%, 98% के करीब वापस आ चुकी है। तो ब्लैक मनी कैसे करेंगे? 1000 और 500 के नोट बंद करके 2000 के चालू करें इन्होंने, तो वो किस तरह से आतंकवाद को रोकेंगे या ब्लैक मनी पे कंट्रोल करेंगे? लोडिंग को बहुत सारे यहाँ पर सवाल हैं और सबके जवाब संबित पात्रा को देने हैं। शोभा जी, जरा सा हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए दर्शकों के यहाँ पर जो मौजूद हैं उनके सवाल भी आ रहे हैं। संबित पात्रा, आपसे सवाल पूछा है यहाँ मौजूद एक दर्शक ने कि आज जयपुर में आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने कहा है कि आरक्षण पर फिर से विचार होना चाहिए। उनका कहना है कि आरक्षण को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। बीजेपी का इस पर क्या कहना है? देखिए, इस विषय पे पहले भी डिस्कशन हो चुका है और बीजेपी से आदरणीय अमित शाह जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, पिछड़ी, दलित, उनके साथ सदैव से खड़ी रही है
और आरक्षण की जो पॉलिसी चल रही है हम उसके साथ थे, हैं और आगे हमेशा रहेंगे। और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर विषय रखा है कि हम आरक्षण के नीति के साथ हैं। आपको याद होगा जब बिहार में इस प्रकार का एक विवाद सृष्टि करने की कोशिश की गई थी, संघ ने भी इस पर पैटर्न का मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि बिहार चुनाव से पहले भी हम इस तरीके का बयान देते जी। देखिए ये नहीं डीमोनेटाइजेशन में 4 आपने सवाल नहीं अभी आप अपने कोएलिशन देखिए, अभी राहुल गांधी जी का कैरियर खराब है तो साइकिल के कैरियर में बैठे हैं, उसकी चिंता करिए आप। अभी साफ तौर पे बीजेपी अभी आप उसकी चिंता करिए का रहता है कि चोर को बोलते हैं आप अभी कैसे राहुल गांधी जी कैरियर में बैठे हैं उसकी चिंता करिए, कैरियर में बैठ नहीं पा रहे हैं, हमसे सवाल करेंगे। बैठिए बैठिए, अभी डीमोनेटाइजेशन पे आप फिर पार्लियामेंट बना देंगे, आप यहाँ भी कुछ नहीं बोलने देंगे। शांत आरएसएस से आप अलग कोई संगठन नहीं है, आप ही का मदद शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप जवाब लीजिए। बात कर ली, संबित से जवाब लेते हैं। देखिए अभी मेरी बहन ने 4-5 सवाल मुझ पे दागे, मैं एक एक जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा बाद की बात तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो जिंदा रहने की बात दुभर हो गई है। आपने कहा अभी फिलहाल जिंदा रहने की बात दुभर हुई है। वहां राहुल गांधी जी 10 दिन छुट्टी बना के लंदन में आए हैं, ऐसे जिंदा रहते हैं वो, लंदन में जाके डिस्को में डांस करते हैं और बोलते हैं जिंदा रहना दुभर हो गया। दूसरी बात मैडम ऐसे कोई नहीं समझ पाएगा, मैडम कोई भी नहीं समझ पाएगा। मैडम लोग हमें हेट करना शुरू कर देंगे हम ऐसे अगर एक दूसरे के बीच में बोलेंगे। मैडम मैं हाथ जोड़ के कहूंगा लोग हमें अच्छा नहीं मानेंगे। आपने सवाल पूछा, मैं शांति से सुना, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए हम लोग सब जवाब दूंगा, परिपक्व प्रवक्ता दोनों हैं, लेट अस बिहेव मैच्योरली। हम एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, ये जनता हमें पसंद नहीं करेंगी। आपने सवाल पूछा, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस मैडम, हैव सम पेशेंस मैम, आई रिक्वेस्ट यू, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस प्लीज मैम, हैव सम पेशेंस। छोटा आपने कहा, दूसरा क्वेश्चन आपका था कि छोटे फैक्ट्री बंद हो जाएंगे, फैक्ट्री के उत्पादन। मैडम कैन यू बी क्वाइट फॉर अ व्हाइल, आई रिक्वेस्ट यू मैम। छोटे फैक्ट्री बंद हो जाएंगे और हमारा जो आमदनी है वो घट रहा है, कितनी गलत बात है। बड़े से बड़े जो पंडित बैठे थे वो कह रहे थे ये फैक्ट्री आउटपुट जो है ये ज्यादा से ज्यादा इस क्वार्टर में 1.6% बढ़ेगा, मगर सब लोग गलत प्रूव हो गए जब ये फैक्ट्री आउटपुट इस बार जो आया है नतीजा वो 5.7% के रिकॉर्ड से आगे बढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से संबित जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा आपसे एक सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा है? और मैं 10 सेकंड में मैं तीसरे सवाल का जवाब भी दे दूं मैडम, अगर बीच में आप नहीं बोलेंगे तो बहस हो नहीं पाएगी और दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। मैं दोनों को मौका दे रही हूँ। शोभा जी का तीसरा सवाल था कि 97% मनी जो है वो बैंक में आ गया तो फायदा क्या हुआ। देखिए शोभा जी आप इस लॉजिक को ठीक कर लीजिए कि जो पैसा बैंक में आ जाता है वो स्वतः सफेद हो जाता है, ये गलत लॉजिक है। ब्लैक मनी और सफेद मनी में फर्क क्या है? इसमें फर्क इतना है कि जिस पैसे पर टैक्स नहीं दिया जाता वो ब्लैक मनी होता है, जिस पैसे का एड्रेस नहीं होता वो ब्लैक मनी होता है, जिस पैसे के साथ एड्रेस जुड़ जाता है, जिस पैसे पे टैक्स दिया जाता है वो सफेद हो जाता है। इसलिए बैंक में जब आता है पैसे के साथ एड्रेस जुड़ जाता है, एड्रेस जुड़ जाता है तो टैक्स देना पड़ता है। वीरभद्र सिंह जी के केस को आरबीआई के गवर्नर तो जवाब दे नहीं पा रहे, पीएससी के सामने आरबीआई के गवर्नर। शोभा जी सवाल तो आप सुनिए, ये आरएसएस की तरफ से आरक्षण को लेकर जो बयान आया है, इससे पहले बिहार चुनाव से पहले भी हमने इसी तरीके का बयान देखा। आपको क्या कांग्रेस को इसमें कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? देखिए आरएसएस और बीजेपी का एक हिडन एजेंडा डे 1 से, जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं, जब से ये चुनाव लड़ने लगे तब से देखने में को मिलता है कि कहीं धर्म का इस्तेमाल करते हैं, कहीं आरक्षण का इस्तेमाल करते हैं। जो बात ये नहीं कह पाते वो आरएसएस कह देती है। कुछ इनके नेता बी लाइन नेता हैं, यहाँ प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के गाना गाते रहते हैं, वहाँ साक्षी महाराज से लेके तमाम साध्वी और तमाम इनका पूरा संगीत सोम से लेके तमाम ऐसे नेता है जो इस तरह के आरक्षण हो चाहे धर्म का इस्तेमाल हो करते हैं। ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं और वही पैटर्न उनका देखने को सब इलेक्शन के लिए गिमिक्स हो रहा है। नहीं, गिमिक तो वो होता है, याद करिए 2014 में जब राहुल गांधी हार गए तो उसके पश्चात एक एंटनी कमेटी बनी थी। वो कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी कि राहुल जी जरा पढ़ लीजिएगा क्यों हारे थे। राहुल जी को टाइम नहीं हुआ, अब जब लंदन गए तो पढ़ा, उसके बाद आके उन्होंने भाषण दिया, कहा शिव जी के हाथ में कांग्रेस का हाथ, गुरु नानक के हाथ में कांग्रेस का हाथ, और हजरत जी का हाथ कहां से आपने देखा ये मुझे समझ में नहीं आया। आप में से किसी ने हमारे आदरणीय हजरत जी के हाथ को देखा है?
और 3000 सिखों को मारने के बाद गुरु नानक जी के हाथ में आप कांग्रेस का हाथ देख रही हैं। धिक्कार है। देखिए और देश उन्होंने के सिख सुन रहे होंगे, पंजाब के सिखों को, पंजाब के सिखों को मैं एबीपी न्यूज के इसी प्लेटफॉर्म से आह्वान करता हूँ, गुरु नानक जी का अपमान किया है कांग्रेस ने, बदला लीजिए, बदला लीजिए। गुरु नानक जी के हाथ का अपमान किया है राहुल गांधी ने, बदला लीजिए। दादरी में क्या हुआ था संबित जी, कोई भूला नहीं है, बदला लेंगे। गुरु नानक का अपमान किया है आपने, माफी मांगिए, माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी झूठ मांगते बोलो, हैं, जोर से बोलो, बार बार बोलो, हमारे मुसलमान भाइयों से और सिख भाइयों से माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए। आप गुरु नानक जी से गुमराह होने वाला नहीं है, गुरु नानक जी से माफी, संबित जी गुमराह होने वाला नहीं है देश। अब आपको समझ चुका है कि आप मुद्दा क्या होता है, गुमराह नहीं हो सकता है। आप पंजाब की जनता से माफी पार्टी मांगिए, पे बोलिए अभी पंजाब की जनता से मेरे सिख भाइयों से माफी मांगिए। पंजाब में आप कहाँ हैं ये बताइए, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह माफी मांगे। कहाँ है पंजाब में? मैं आज कैप्टन अमरिंदर सिंह से ये डील डिमांड करता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह माफी मांगे। आपने गुरु नानक जी का अपमान किया है। बीजेपी कहाँ है पंजाब में? इसका जवाब आप हम चरणों पे पड़े हैं गुरु नानक जी के, आप हाथ में कांग्रेस देखते हैं। संबित जी हम उनके ऊना चरणों में में जो SC STों के आप लोगों माफी ने मांगे, चमड़ी उधेड़ी, गौ रक्षा के नाम पे भारी जिस तरह पड़ेगा से ये। आप चमड़ी गुरु नानक जी को उधेड़ते आए, राजनीति में घसीटा है SC, कांग्रेस ST ने, हो या minority भारी हो, पड़ेगा आप पे। आज पूरे देश को आपने धकेल दिया है, पूरे देश को आपने तोड़ने की बात की। मेरा सवाल लेंगे संबित पात्रा, शोभा ओझा, और ये आपका हिडन एजेंडा है और इसी के बल पे आप सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। अब जरा पुरानी बातें पीछे रखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के हाथ का यहाँ इतना जिक्र हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाथ साइकिल के हैंडल को पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है? देखिए शिव जी के पास चले थे। देखिए जहाँ तक अलायंस का सवाल है, अलायंस का सवाल अभी एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस किसके साथ अलायंस करेगी और कैसे चुनाव में जाएगी यूपी में। नहीं, अखिलेश यादव जो हैं, पिछले जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बिल्कुल गठबंधन के लिए आखिरी दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अपनी लिस्ट अनाउंस कर देती है और लिस्ट में उम्मीदवार जो कांग्रेस की जिन सीटों पर सिटिंग MLAs है वहां पर भी वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देती है, तो फिर संदेश क्या जा रहा है? नहीं देखिए, साफ तौर पे कांग्रेस तैयार है, अकेले जाने के लिए भी तैयार है, कांग्रेस अलायंस करने के लिए भी तैयार है। कुल मिला के यूपी में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और हम चुनाव में जाएंगे और रिजल्ट भी देखेंगे कैसे बीजेपी को वहां मुँह की खानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा के 5 राज्यों में, क्योंकि जिस तरह से किसान इस देश का पूरी तरह से बर्बाद हो गया, अपना फसल उसको जमीन पे फेंकना पड़ा, आग लगानी पड़ी। नोटबंदी पर रेफरेंडम साबित होंगे आने वाले चुनाव के नतीजे? रहेगा नोटबंदी पर रेफरेंडम। मैं सिर्फ आदरणीय शोभा जी से इतना कहना चाहता हूं, जब जहाज खुद का डूब के गर्त पे चला गया हो तो दूसरे डूब रहे हैं कि नहीं ये नहीं देखना चाहिए। लाइफ जैकेट पहन के जल्दी बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपके बीच में मैडम मैडम ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा मैडम। आपको जब सवाल पूछा गया मैं करप्शन से लेके तमाम मुद्दों को लेकर चलिए, आपका जहाज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, राहुल गांधी कमाल है, भी कूदने लगे बनाइए उनको, शांत हो जाइए। देखिए आपके जहाज से तो लोग भी कूदने लगे। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे डिबेट कैसे होगा? शांति। मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं महिला शक्ति को आदर करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा अनुशासन में कहा जाए ना, अनुशासन में रहे। देखिए, पहली बात जहां तक यूपी में साइकिल का सवाल है और राहुल गांधी जी का सवाल है, देखिए ये गठबंधन कोई नया गठबंधन तो नहीं है। अब गठबंधन होगा कि नहीं उस पर सस्पेंस है, मगर ये तो पुराने दोस्त हैं। अब देखिए, पहले तो खिड़की के दरवाजे के पीछे पप्पी झप्पी, 2014 में क्या इन्होंने सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ कैंडिडेट उतारे? क्या इन्होंने जो 2014 के समय राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ सपा ने कोई कैंडिडेट उतारा? नहीं उतारा, वो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट चल रहा था, 10 वर्षों तक समर्थन सरकार को दिया। अब राहुल जी का करियर डूब रहा है तो कूद के आप राहुल जी की करियर की चिंता ना करें, आप मोदी जी के इमेज की चिंता करें तो ज्यादा नहीं बोल रहा था। सवाल मुझसे पूरे पूछा देश गया, में तेजी से मोदी जी आधा घंटा चला जाएगा, रुपया नहीं होगा, तेजी से मोदी जी शांति मैडम प्लीज। ऐसे मोदी जी ने स्वयं ने कहा था मैडम राहुल जी की तरह मत बिहेव करिए, शांत हो जाइए। प्रधानमंत्री साथ लुढ़कते हैं, ये मोदी जी का ही कथन था, याद करिए मैडम। अभी तो मोदी जी लुढ़क रहे हैं रुपए के साथ, राहुल जी की तरह अपरिपक्व मत होइए, थोड़ा मैच्योरिटी रखिए, दोनों बोलेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। उसके साथ ही मोदी जी भी लुढ़क रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मोदी जी ने ट्वीट किया था कि रुपया और सरकार साथ लुढ़कते हैं, तो मोदी जी लुढ़क रहे हैं, आप उनकी चिंता करिए।
हारने के बाद ऐसी भी अवस्था हो जाती है, मुझे ये पता नहीं था, मगर मैं आज देख पा रहा हूँ इतनी हाल। हार की तो आप या पांचों विधान बाबा रामदेव चले गए कि यहीं पर है? थोड़ा अनुलोम विलोम सिखाइए इनको जल्दी से, थोड़ा शांति। संबित जी, जब आपको जवाब मैडम देता नहीं आता है, मैडम जवाब शांत होगी तभी तो आप जवाब इस तरह दूंगा। से सरहीन बातें करने लगते हैं। सरहीन नहीं कृपया है। करके जवाब दीजिए कि रुपया इतना लुढ़क रहा है तो मोदी जी लुढ़क रहे हैं कि सरकार लुढ़क रही है? देखिए, इसका जवाब आप दीजिए। जहां तक डिमोनेटाइजेशन का सवाल है, आपने सवाल पूछा क्या ये रेफरेंडम है। जब डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय जिस दिन अनाउंस हुआ उसके 2 दिन बाद कुछ रिजल्ट अनाउंस हुए, चाहे वो महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शन के हो, चाहे वो राजस्थान के इलेक्शन के हो। गुजरात के तो आप भूल रहे हैं, मैं गुजरात आपके के बीच में नहीं बोल रहा था, ये इस प्रकार से कुछ भी डिबेट नहीं हो पाएगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा। आप सबका गुजरात को कोट करिए। ये क्या हो रहा है? ये किस प्रकार, मैडम, तो आपका ये किस प्रकार, देखिए इतना बड़े चैनल में बैठे हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, थोड़ा सा हम लोग अगर बिहेव करके डिसिप्लिन में बात करें। माय गॉड, मैं रोमाना जी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार कम है हमारे पास नाम। गुजरात का पहले भी जिक्र कर चुके हैं, अब जरा उनका जवाब दीजिए। शोभा जी, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है, कम बोलता है मगर कम शब्दों में तो बातों को तो बोल आप सकता है। कृपया करके 24 घंटे बोलने का बंद कर दे। अब शांत। नंबर 1, तो अगर आप रेफरेंडम कहते हैं तो हमने तमाम चंडीगढ़ के इलेक्शन तक, चंडीगढ़ का इलेक्शन तो जब 50 दिन पूरे हो रहे थे उससे ठीक 2 दिन पहले आए, 26 में से 21 सीट हमारी आई उसमें से। आप डर क्यों नहीं कह ये क्या, कौन डर रहा है? खत्म आप हो रहे हैं, डर हम रहे हैं, बताइए। साइकिल इनको मिलने रही है, डर हम रहे हैं। पूरे भारत से समाप्त हो गए, 44 सीट आई, इनको नहीं है, डर मैं रहा हूँ। ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं बढ़ पाएगी शोभा ओझा जी। दर्शक भी देख रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे कि आप कितना काट रही है संबित को, बात पूरी नहीं करने दे रही हैं आप। बहुत बड़ी नेत्री हैं, हम सब आपका सम्मान करते हैं। नहीं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंडम हो चुका है जिस तरीके से पहले के चुनाव के नतीजे आए? देखिए, अगर रेफरेंडम लेके चलेंगे नोटबंदी को तो उसको चुनाव से जोड़ के देखेंगे तो मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। इंदिरा जी को भी यही विषय 1971 में दिया गया था। यशवंत जी लेके गए थे कि इंदिरा जी डिमोनेटाइजेशन कर देंगे, ये रिपोर्ट आई है तो भारत आगे बढ़ जाएगा। तो इंदिरा जी ने कहा चुनाव भी तो लड़ना है, हमें जीतना भी तो है। मैं भारत की जनता से इतना ही कहता हूं, हम सब राजनीतिक लोग बैठे हैं, शोभा जी आप मेरी बहन है, हम लोग केवल चुनाव के लिए सोच के भारत के विषय में कुछ भी ना सोचे। चुनाव होते रहेंगे, आते रहेंगे, मगर भारत मेरा आगे कैसे बढ़ेगा अगर हर प्रधानमंत्री यही सोचता रहेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए और चुनाव। जो बात आप कह रहे हैं वो देश की जनता समझ रही है। इसी वजह से एटीएम के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें थी, विपक्ष ने भले ही कितना भी आंदोलन किया, लेकिन उस आम आदमी ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया। मेरा सवाल आपसे ही इससे अगला जुड़ा हुआ है कि अब ऐसे आम आदमी ने जिसने नोटबंदी की इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आने वाले मोदी सरकार के बजट में वो आम आदमी उम्मीद क्या करे सरकार से? संबित। नंबर 1, देखिए एक प्रारूप 31 तारीख की रात को नववर्ष के आगमन से पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखा। किस प्रकार किसानों के लिए, किस प्रकार जो लोग मकान खरीदते हैं उनके लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषित के लिए एक खाका तैयार करके रखा। और मैं आपको आज यहां ऐलान करता हूं, देखिए ये जो सरकार है, मोदी जी ने ऐसे ही दंडवत प्रणाम करके पार्लियामेंट में नहीं उन्होंने प्रवेश किया था। प्रवेश करते ही उन्होंने कहा था ये गरीबों की सरकार है। और आज आप लिख लीजिए, चाहे यह बजट हो, चाहे आने वाले कितने भी बजट मोदी जी के अंतर्गत बने, अनेकों बजट आएंगी, वो सारी गरीबों को, मजलूमों को, मजदूरों को और किसानों को ध्यान में रख के बना जाएगा। एक भी गरीब भूखे पेट न सोए, इसको ध्यान। और मेरी बहन ने कहा था कि मनरेगा, मन में हंसी, थोड़ा मन में, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहे कि मनरेगा से जिसको विश्व सबसे अच्छा स्कीम बता चुका था, उसी का उत्तर दे रहा हूं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उसको सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल कांग्रेस की बताया। जैसे शोभा प्रधानमंत्री उत्तर दे दूं, राहुल गांधी ने जब मंच से अपना फटा कुर्ता दिखाया तब हंसी आई थी। देखिए, राहुल गांधी आज गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन। कांग्रेसी नेताओं को उम्मीद है कि उनके पास फटे कुर्ते होंगे। नहीं घूम रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी उस व्यक्ति के परपोते हैं जिनके कपड़े विदेश धुलने जाते थे, पर 15 लाख का सूट नहीं पहन रहे हैं। विरासत की राजनीति को 15 लाख का सूट नहीं पहन रहे हैं, विदेश धुलने जाते थे। और अभी तक तो नहीं मानते थे। जो मोदी जी आप मान गए नेहरू जी के कपड़े विदेश धुलने जाते थे, ये हेडलाइन बन गया आपके यहाँ। पार्लियामेंट को, और जिस परिवार ने आजादी को स्पॉन्सर किया, उस परिवार के आजादी को, मेरे को राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी कौन से जिले से आजादी की लड़ाई लड़ रही थी?
मुझे इतना बता, ये रोज रोज आजादी आजादी करते हैं, मुखबरी मुझे करती सिर्फ इतना रही। बता दीजिए, संदीप आदरणीय जी सोनिया मुखबरी गांधी जी करती और उनके रही। माता पिता अंग्रेजों कौन की से जिले मुखबरी से आजादी की करती लड़ाई रही। लड़ रही थी? चलिए, मुझे देखिए, आप लोगों को आजादी, नहीं रोकना होगा, मेरे वक्त पिताजी लड़ रहे थे, हमारे मेरे पास दादा लड़ रहे थे, आरएसएस और बीजेपी तो मुखबरी करती रही अंग्रेजों की। बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में बजट सत्र में किस तरीके के तेवर रहने वाले हैं, सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, इसका अंदाजा मंच पर आपको देखने के लिए मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए एबीपी न्यूज के इस कॉन्क्लेव में। और फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और मैं हमारे साथ बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता संबित पात्रा जी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के जो खींचतान हो रही है गठबंधन को लेके, हम उस विषय में उनसे बात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गठबंधन को लेकर के क्या रणनीति चल रही है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, रणनीति तय करना प्रवक्ताओं का काम नहीं होता है। हमारे जो बड़े नेता वहाँ पे हैं वो स्वाभाविक रूप से इस विषय पे चिंतन कर रहे हैं। जब भी कुछ होगा मीडिया को पहले इसकी खबर दी जाएगी। सर, लेकिन ये गठबंधन बहुत पुराना है और मुझे लगता है कि पीएम मोदी भी इस बात से अवगत हैं कि उन्हें ये कंटिन्यू करना चाहिए इस गठबंधन को, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि गठबंधन ना हो और वो इंडिविजुअल महाराष्ट्र में चुनाव लड़ें। देखिए, ये गठबंधन बहुत पुराना है, बहुत सम्मानित है। हम सब इस गठबंधन को सम्मान करते हैं। क्या निर्णय होता है ये हमारे जो वहाँ के शीर्षस्थ नेतृत्व है वो चिंतन कर रही है और सब कुछ अच्छा होगा। जो महाराष्ट्र की जनता के लिए भला होगा वैसा ही निर्णय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जरूर लेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहला इंटरव्यू एक टीवी चैनल के जरिए कहा है, देश के लोगों को अपना संदेश पहुंचाया है कि देश के जो सारे मुसलमान हैं वो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, उन पे संदेह ना किया जाए, कोई सवालिया निशान ना खड़ा किया जाए। तो ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले जो उन्हें बोलना चाहिए था वो इलेक्शन के बाद वो कर रहे हैं? तो किस तरह के विचार वो जनता के बीच में, खास करके मुसलमान ग्रुप के समुदाय के बीच में वो पहुँचाना चाह रहे हैं? उन्होंने ऐसा कह के अलकायदा को एक थप्पड़ मारा है। जिस प्रकार से अलकायदा हिंदुस्तान में रिक्रूटमेंट करना चाहती थी और वो सोच रही थी कि किसी प्रकार से वो हमारे माइनॉरिटीज़ और हिंदू के बीच में एक सेंध डालने में सफल हो जाएगी, हमारे अभिभावक नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं बहुत स्पष्ट रूप से एक अलकायदा को थप्पड़ मारते हुए कहा है कि यहाँ सब देशभक्त रहते हैं, आप हमारे देश में सेंध डालने की कोशिश मत करो। सर, जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेता, पर्टिकुलर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन फिर भी वो मुसलमान समुदाय के लिए आए दिन विवादास्पद बयान देते रहते हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी इस तरह की एकता की बात करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक ही हमारा एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट किया है, पार्टी ने भी समय समय पर स्पष्ट किया है, वो एजेंडा विकास का है, डेवलपमेंट का है, कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं। हम कम्युनल लाइन पे कभी भी नहीं चलते हैं और ना चलेंगे आगे। क्या बीजेपी पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करती है हमेशा? नहीं, 2014 में जनता ने ही बीजेपी को वोट किया है और जो मैंडेट दिया है स्वाभाविक रूप से ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान की जनता जो कि सबसे बड़ी सेक्युलर जमात है उसने अगर एक पार्टी को पसंद किया है तो ये पार्टी सेक्युलर है। लेकिन इलेक्शन से पहले ये बोला जा रहा था कि हमें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही कर लेंगे, क्योंकि मोदी वेव की बात हमेशा से की जा रही है। इनफैक्ट अभी तक मोदी वेव हो रहा है। तो फिर इस तरह का संदेश पहुंचाने की क्या बात है? कहीं ये तो नहीं है कि मुसलमान समुदाय को एक लॉलीपॉप देने की बात हो जा रही है? हाथ मिलाने की नहीं, गले मिलाने की बात तो दूर की बात है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है इस तरह के इंटरव्यू देने के बाद मोदी की तरफ से। नहीं, कौन कह रहा था कि मुसलमान वोट की आवश्यकता नहीं है? सबका साथ सबके विकास की बात की गई है, सबको लेके चला गया है, हम चले हैं साथ में और ये जो जीत मिली है ये सबके लिए मिली है। मुसलमानों ने भी वोट दिया, हिंदुओं ने भी, सिखों ने भी, ईसाइयों ने भी, सबने वोट दिया, सबका कंट्रीब्यूशन है इस मैंडेट में। तो इससे इस प्रकार का हमें बांटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी खुद ही मुसलमानों के लिए इतना काम करते रहे गुजरात में कि बार बार मुसलमान भाइयों ने उन्हें वहाँ जिताया है और वहाँ आज सबसे संबल मुसलमान बंधु खड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो स्वाभाविक रूप से उनका काम बोलता है, उन्हें भाषण दे के किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी किसी जाति या समुदाय को लॉलीपॉप देने की बात नहीं कर रहे। उनका मेन एजेंडा यही है कि देश में किस तरह से विकास किया जाए और देश को किस तरह से विकास के राह पर आगे लाया जाए। कैमरामैन अनूप के साथ प्रियंका सिंह राजपूत, GSTV, दिल्ली।